नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे हम महात्मा गांधी। क्या पढ़ना है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नाम मोहन दास करमचंद करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। स्थान स्थान हो जाएगा पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात। फिर है पिता का नाम, तो पिता का नाम ये रह जाएगा करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और माता का नाम, इनकी माता थी पुतलीबाई। पत्नी थी, पत्नी का नाम पत्नी पत्नी थी कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा गांधी। उसके बाद में ये बैरिस्टर 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 करने के लिए इंग्लैंड गए। बैरिस्टर करने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड। कब? 1889 में। और वापस आए 1889 में, और वापस आए 1891 में। फिर जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका 1893 में। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में, और भारत लौटते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। वापस लौटते हैं। फिर सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहां पर की थी? साबरमती तट, अहमदाबाद। साबरमती अहमदाबाद। देखो, सबसे पहले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। बैरिस्टर यानी कि वकालत करने के लिए यह इंग्लैंड गए थे। 1889 में गए और 1891 में वापस आ गए। फिर इनको पहला केस दक्षिण अफ्रीका में, इनको जब वकालत के लिए पहला जो केस मिला था वह जो भारतीय मूल का था, अब्दुल्ला अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। भारत लौटे हैं 9 जनवरी 1915 को। ये पुनः भारत लौटते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना साबरमती तट के किनारे अहमदाबाद में करते हैं। ये तो था इनका एक सामान्य जीवन परिचय। ठीक है, अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। क्या था? महात्मा गांधी।
देखो 1893 में, कब? 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट नेटाल में जाते हैं। किस लिए? 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट नेटोल में जाते हैं। पोर्ट नेटोल, ठीक है। यहां पर जो भारतीय मूल अब्दुल्ला के केस की पैरवी के लिए जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर ही यह जब वहां दक्षिण अफ्रीका के अंदर जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा जो भारतीय लोगों के साथ दो अत्याचार किए जा रहे थे, उन्हीं अत्याचारों को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं, वहां दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही रहकर उसको भेदभाव का अंत करना चाहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जाकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आश्रमों की स्थापना की थी। क्या की थी? दक्षिण अफ्रीका में आश्रमों की स्थापना की थी। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रमों की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में आश्रम, तो दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रमों की स्थापना की थी। कितने आश्रमों की स्थापना की थी? 2 की। पहला है फिनिक्स फर्म। यह फिनिक्स फर्म है, यह डरबन के निकट है। कहां पर है? डरबन के निकट। कहां पर है ये? डरबन के निकट है। और किसके सहयोग से बना था? तो सहयोग करने वाले थे, सहयोगी थे रुस्तम। जो इनके मित्र थे, उन्होंने, रुस्तम ने इसका सहयोग किया था। उन्हीं की राशि से यह फिनिक्स फर्म या आश्रम की स्थापना की गई थी। दूसरा जो आश्रम है वह है टोल्स्टॉय फर्म। यह कहां पर है? यह जो दूसरा आश्रम है, यह आश्रम जोहान्सबर्ग के निकट है। जोहान्सबर्ग के निकट है। अब इसको किसकी सहायता से की? इसको कोलाना बाख के सहायता से। जो सहयोगी हैं वह कौन है? कोलाना बाख। कौन है? कोलाना बाख। कोलाना बाख की सहायता से। कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। इन दोनों की सहायता से ही इन्होंने क्या किया? 2 आश्रमों की स्थापना की थी। इसके बाद में इन्होंने वहीं पर ही, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में कब? 1894 में, ठीक है। 1894 में ही दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी की थी? नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। और एक समाचार पत्र भी निकाला था। उस समाचार पत्र का क्या नाम था? उस समाचार पत्र का नाम था इंडियन ओपिनियन
ये समाचार पत्र निकाला था। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर, फिर दक्षिण अफ्रीका से ये कब वापस आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से ये 1915 में भारत लौटते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आते हैं? 1915 में भारत लौटते हैं। देखो 1893 में, कब? 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट नेटोल में जाते हैं। किस लिए? मूल भारतीय एक अब्दुल्ला है जो वहां पर काम करते हैं, उसकी किसी केस के सिलसिले में पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और वहां पर इस केस से, इस पैरवी में इन्होंने पहला सफलतापूर्वक अपना केस जीता था। और इसके बाद में इन्होंने जो भारतीय मूल के जो लोग थे, उन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई थी, सत्याग्रह किया था। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रमों की स्थापना की है। पहला है फिनिक्स फरम। जो फिनिक्स फरम है यह डरबन शहर के निकट है और इसमें सहयोग किया था रुस्तम ने, जो इनके अजीज मित्र थे। इसके बाद में टोल्स्टॉय फरम की स्थापना की। यह कहाँ पर है? जोहानबर्ग के निकट है। और इसका जो सहयोगी था वह था कोलाना बाख, जो जर्मनी के थे। इन्होंने इनकी सहायता से दूसरे आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद में 1894 में, कब? 1894 में इन्होंने नेटोल में ही नेटोल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और वहीं पर इन्होंने समाचार पत्र निकाला था, जिसे इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में निकाला था। और 1915 में यह भारत लौट आते हैं। 25 मई 1915 को इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कहां पर? जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर ही। लेकिन ज्यादा प्लेग फैलने के कारण यह अपना आश्रम यहां से स्थानांतरित कर साबरमती के तट पर ले जाते हैं। तो सत्याग्रह की जो आश्रम की स्थापना थी वह 25 मई 1915 को हुई थी और अहमदाबाद में ही। तो देखते हैं महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर किराए के मकान में रहे, जो कहां पर था? अहमदाबाद में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद में ही जीवनलाल बैरिस्टर के घर पर किराए पर मकान लेकर रहने लगे अहमदाबाद में। 25 मई, कब? 25 मई 1915 को इन्हीं के घर पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। लेकिन ज्यादा प्लेग फैलने के कारण, ज्यादा फैलने के कारण यह अपना जो आश्रम था यह कहाँ ले गई? साबरमती तट पर स्थानांतरित कर लिया। प्लेग फैलने के कारण जो सत्याग्रह की स्थापना इन्होंने इनके घर पर की थी वह साबरमती तट पर स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद में इसके जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु
गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु रहे। ठीक है। भारत में आने के बाद में महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत का दौरा किया, पैदल चलकर इन्होंने संपूर्ण भारत का दौरा किया। इसके बाद में 1900 महात्मा गांधी ने 1915 से 1918 तक अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग। अंग्रेजों का सहयोग किया। ठीक है। जब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सेना में भारतीयों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी कारण कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा, और अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। देखो 1915 से 1918 तक, 1915 में जब भारत में आते हैं और 1918 तक जो महात्मा गांधी की अंग्रेजों के प्रति जो नीति रहती है, वह नीति कौन सी रहती है? सहयोग की नीति रहती है। कौन सी नीति रहती है? सहयोग की नीति रहती है। ठीक है। 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसमें इंग्लैंड भी शामिल थी। तो इंग्लैंड की सेना में भारतीयों को भर्ती कराने के लिए उनको भारतीयों को प्रोत्साहित किया, और इसी प्रोत्साहन के कारण भारतीय कुछ लोगों ने महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। क्या कहा? सार्जेंट कहा। अंग्रेजों ने जब इनका सहयोग किया, तो सहयोग के कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि केसर ए हिंद की उपाधि से विराजा है। केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई? महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी के सत्याग्रह। प्रमुख रूप से महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह किए। कितने? 3। पहला चंपारण, पहला कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन। कब? 1917 में। जो दूसरा है वह है अहमदाबाद मिल मजदूर
आंदोलन कब? 1918 में। और जो तीसरा था वह है खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ? खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 में ही। तो महात्मा गांधी ने ये 3 सत्याग्रह किए थे या आंदोलन किए थे, या किसान आंदोलन कह सकते हो, या भारतीयों के लिए। पहला था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, और खेड़ा आंदोलन भी 1918 में। ये 3 सत्याग्रह पर छोटे यानी क्षेत्रों में ही इन्होंने ये तीनों आंदोलन किए, और इन तीनों आंदोलनों में ही महात्मा गांधी को क्या मिली? सफलता मिली। पहला है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन। चंपारण कहां पर है? चंपारण बिहार में। कहां पर है? बिहार में। आंदोलन कब हुआ? 1917 में। आंदोलन का उद्देश्य या कारण, उद्देश्य या कारण क्या था? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति। आंदोलन में महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया? तो आमंत्रित करने वाले व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने इस आंदोलन में इनको आमंत्रित किया था। तो सबसे पहले देखो चंपारण। चंपारण है यह बिहार में है। 1917 में यह आंदोलन हुआ। उद्देश्य था 3 कठिया पद्धति। आंदोलन में निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने यह इनको आमंत्रित किया था, या इनको इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा था। तो पहले 3 कठिया पद्धति क्या होती हैं? देखो, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भूमि है, ठीक है। तो इस भूमि को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसका 3/20 भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर है? 3/20 भाग पर है। मान लीजिए कि ये 3/20 भाग है, ठीक है। इसके ऊपर क्या थी कि नील की खेती ही करनी है। किसकी? नील की खेती अनिवार्य थी। नील की खेती करना अनिवार्य। तथा इस पर जो फसल यानी कि जो फसल उपज होती है, वह फसल किसको? वह फसल यूरोपीय नीलहों को बेचनी थी। यूरोपीय नीले हैं, यानी कि जो यूरोपीय व्यापारी थे, जो नील खरीदने वाले थे, उन्हीं को बेचनी थी। तो यह तय शर्त थी। इसे कहते हैं 3 कठिया पद्धति। तो इस पद्धति का विरोध, इसी के विरोध में ही यह आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में महात्मा गांधी, ठीक है, देखो इस आंदोलन प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर है? भारत में। भारतीयों के लिए गांधी जी द्वारा किया गया पहला आंदोलन, द्वारा प्रथम आंदोलन। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी, या महात्मा कहकर पुकारा, ठीक है। आंदोलन में
सहयोगी में राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बाद में वी कृपलानी, ब्रज किशोर, महादेव देसाई और मजहरूक हक, ये इनके सहयोगी थे, ये इन्होंने इनका सहयोग किया था। और एक थे इनमें नरहरि पारिक, ये इनके सहयोगी थे। यानी कि इनने इन चंपारण किसान आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या की थी, सहायता की थी। और इसी आंदोलन क्या रहा, सफल रहा, आंदोलन सफल रहा। ठीक है, आंदोलन सफल रहा। किसानों को 25% राशि वापिस दिलवाई। कितने प्रतिशत? 25% राशि वापस दिलवाई। किसे? यूरोपीय नीलों से, 25% वापस दिलाई थी। इस आंदोलन का विरोध सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया था। विरोध करने वाला कौन था? विरोध का नाम था एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा, इन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था कि यह समझौता सही नहीं है, महात्मा गांधी ने यह गलत किया है। तो यह था कौन सा था सत्याग्रह है? कौन सा? चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन है यह प्रथम सत्याग्रह था। तो चंपारण आंदोलन है यह 1917 में चला, बिहार में। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है, फिर इस आंदोलन में कौन से में? इस आंदोलन में महात्मा गांधी को निमंत्रण देने वाले व्यक्ति थे, वह कौन थे? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी की जो मुलाकात होती है वह 1916 में लखनऊ अधिवेशन में होती है। कौन सी अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को इन किसानों के बारे में बताता है, लेकिन दुर्दशा के बारे में बताता है कि चंपारण के किसानों की दुर्दशा बहुत ही खराब है, यहाँ पर अंग्रेजों ने अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी को एक दिन चंपारण आने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन बाद में यह साबरमती आश्रम भी पहुंच जाता है। साबरमती आश्रम। कौन? राजकुमार शुक्ल। जो राजकुमार शुक्ल हैं, इनके प्रयासों से ही महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं और 1917 में आकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। लेकिन अंग्रेजी सरकार विरोध करती है, लेकिन विरोध के बावजूद भी अधिकारियों के विरोध के बावजूद भी ये वहां जाकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और इसको समाप्त करता है। 3 कटिया पद्धति में यूरोपीय जो व्यापारी थे, यूरोपीय व्यापारियों ने यह शर्त रखी थी कि इस शर्त पर किसानों को जमीन देते थे कि उनको कुल जमीन की क्षेत्रफल यानी कि जितने पर कृषि की जाती है उसमें से 3/20 भाग पर क्या करनी है? कृषि करना अनिवार्य है, नील की खेती करना अनिवार्य है। और वह नील तय दामों पर यूरोपीय व्यापारियों को ही बेचने की शर्त थी। तब 19वीं सदी में जब जर्मनी के अंदर कृत्रिम रूप से नील का बनाने लगे थे, तो यूरोपीय जो व्यापारी थे, व्यापारियों ने यूरोप में नील की मांग जैसे कम होने लगी तो उन्होंने क्या किया कि इस पद्धति से छुटाने के लिए यानी कि 3 कटिया पद्धति से किसान अपनी जमीन छुटाने के लिए उनको बहुत बड़े राजस्व या लगान देनी पड़ती थी। इसी से
जो किसान थे वो परेशान होकर इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था भारतीयोों के लिए और यही प्रथम सफल भी रहा। ठीक है, सफल भी रहा। इन्होंने 3 कटिया पद्धति को समाप्त करवाया। 25% यूरोपियन जो व्यापारी थे उन व्यापारियों से 25% राशि किनको दिलाई कि उन किसानों को दिलवाई। इस आंदोलन का यानी कि जो ये है संधि हुई, इसका नेतृत्व किया आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, इनको महात्मा कहकर